नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, यूजीसी के नए नियम पर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, तेज होता जा रहा है। नए नियम को लेकर के सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ये बताए जा रहे नियम, आरोप है कि इसे छात्रों को परेशान करने का हथियार जो है वो बनाया जाएगा। तमाम तरह की बातें, ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि यूजीसी का नया बिल कैंपस को जातियों में बांटेगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के स्टैंड को भी समझने की यहां पर जरूरत है। अगर कैंपस में जातीय भेदभाव बढ़ा है तो यह खुद में बेहद गंभीर है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठते हैं। सवाल है कि कैंपस प्रबंधन अगर जातीय भेदभाव नहीं रोक पा रहा तो यह किसका दोष है? अगर गलत शिकायत पर किसी छात्र के करियर पर असर पड़ा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल है ये। क्या यूजीसी के नए नियम को फिलहाल होल्ड करके उस पर पुनर्विचार जरूरी नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और भी कई सवाल हैं। ताल ठोक के इन सवालों को मैं अपने आज के मेहमानों के सामने रखूंगा। कई खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन कराऊं और आज की चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। छात्रों के सम्मान में डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। भेदभाव हटाने के लिए अब ऐसे गाइडलाइंस हैं जो और ध्रुवीकरण और भेदभाव वो भी कैंपसेस में बनाए। यानी आप स्टूडेंट्स लाइफ में फिर से वो कम्युनिटीज और कास्ट का जहर खोल रहे हैं। देश में सवर्णों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है और छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जब इस तरह के कानून आप लेकर के आओगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जब चुनाव आता है तो ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और अब ये जब 3 बार ये जीत गए तो अब ये भेदभाव क्यों? ये केवल भेदभाव पैदा करने का काम किया जा रहा है। विद्यालयों में जो कानून लेकर आया है वो निहायती सवर्ण जाति के साथ अन्याय है। समता की बात करते हैं, ये कौन से समता की बात है? समता की बात तो सबको बराबर में रखिए ना। सीधा सीधा सरकार ने समाज को बांट दिया दो हिस्सों। सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रहोगे तो सेफ रहोगे, और वहाँ एक दिल्ली में एक हिटलर बैठा हुआ, उसने एक फरमान जारी कर दिया। ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ये कह के बिल लाई है कि हम समानता के नाम पर लाए हैं, समानता दे रहे हैं सभी को, और अलग तो वही कर रही है। समानता इसमें है कहाँ? आइए फौरन से मैं गेस्ट इंट्रो करा देता हूं और उसके बाद सीधे चर्चा शुरू करते हैं। प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा हैं, जेएनयू के आप प्रोफेसर हैं हमारे साथ। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे। अकुश श्रीवास्तव हैं जो कि संपादक हैं नवोदय टाइम्स के और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सूरज पाल अमू हमारे साथ हैं करनी सेना से, नोएडा स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। डीके दुबे जी हैं, सीनियर लॉयर हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जेएनयू के प्रोफेसर हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे। नवीन कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और लॉयर अश्विनी दुबे एडवोकेट हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज की डिबेट में। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे। कि इस रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी? क्या आपको लगता है कि ज़रूरत थी, या फिर जैसा कि विपक्ष का आरोप है सरकार अब इस संस्था पर भी होल्ड बढ़ाना चाहती है? अब सरकार को ज़रूरत थी कि नहीं थी, ये सरकार ने जब नियम लाई है तो निश्चित रूप से उसको लगा होगा कि ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल इससे भी उलट हो रहा है कि इस काम के लिए यूजीसी क्यों चुना गया? क्या यूजीसी के मैंडेट में ये है? क्या यूजीसी का ये काम है? ये तो वैसा ही हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं संपादक हूं और मुझे इसरो का चेयरमैन बना दिया जाए। वो मूल रूप से उसका काम नहीं था। ये अगर काम कराना था तो सोशल जितने भी सामाजिक कल्याण मंत्रालय या बाकी और थे उनके माध्यम से बातचीत करके होता, जबकि इसमें ऐसा लगता है सरकार की मंशा अच्छी होने के बावजूद कहीं पे ये लगता है कि उसको
एक बिल्कुल ऐसा कानून बना दिया गया या आगे ले आया गया जिससे कि एक वर्ग का नाराज होना स्वाभाविक है। और वो भी यूनिवर्सिटी में जब आप बच्चा एक जाता है 16, 17, 18 साल का, तो वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता, दुनिया में उसका मेल होता है, दुनिया से मेल होता है। और ऐसे में बच्चों की आपसी लड़ाई झगड़ा या आपसी बातचीत या आपसी टिप्पणी में अगर कोई बात हो जाए और कोई गुस्से में आकर दूसरी शिकायत करते तो क्या होगा। और इसके पहले भी प्रोफेसर्स के बीच में भी एक समारोह हो रहा था जिसमें एक महिला जो है बड़ा ठीक ठाक तरीके से समारोह में था, तो गई तो किसी एक साथी प्रोफेसर ने कह दिया मैडम आज तो आप बहुत जम रही हैं। तो दूसरा प्रोफेसर बोला कि साहब आप ये टेढ़ी कर रहे हैं तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकती है। तो उसने कहा नहीं हम तो फिर ये करेंगे तो SC ST भी लागू कर देंगे। तो आप सोचिए जो बात नहीं थी वो उस पर ऐसी बात की जा रही है। और इस तरीके के बच्चों को आपस में जहां मेलजोल सिखाना चाहिए, मेलजोल पे काम कराना चाहिए, वहां भेदभाव आप उसमें थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफसरों के लेवल पे ये गलत तरीके से इसको ये बात चली गई है, जो शायद सरकार के, अभी मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं, शायद सरकार की मंशा नहीं थी। नहीं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। ABP भी है, वामपंथी भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं। तो वो अपने अपने तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वोट के लिए तक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। और जब ऐसा होगा तो क्या करोगे। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि 90 के दशक की फिर बात होना शुरू हो जाए। मुझे इसकी आशंका और डर ज़्यादा है बनस्पत और कि इससे कोई बहुत लाभ मिलने वाला। गंगा साहेब मीना जी हैं, JNU में प्रोफेसर हैं। ये जो डर जाहिर कर रहे हैं अंकुश श्रीवास्तव, बीइंग अ प्रोफेसर, सर क्या आपको ये डर नहीं है? और ये डर जो भेदभाव का डर है वो तो है ही, आपको नहीं लगता कि इससे विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा, उनकी स्वायत्तता कम होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम लगता है, क्योंकि देखिए हम अनुभवों से सीखते हैं। हमने सबसे पहले उनके लिए दरवाजे खोले, दलित, आदिवासी, पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाएं, विकलांग, सबके लिए स्कूलों के, कॉलेजों के, विश्वविद्यालय के दरवाजे खुले। दरवाजे खुलने के बाद में धीरे धीरे महसूस हुआ कि इनके साथ में भेदभाव होता है और भेदभाव का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। UGC की उस टिप्पणी पर ध्यान दीजिए आप, जिसमें कहा गया है कि भेदभाव लगातार बढ़ा है। उस भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसको पूरी बहसों में, भेदभाव को रोकने के लिए भेदभावपूर्ण कदम नहीं, भेदभावपूर्ण कदम नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक बात जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, छात्रों को समझा पाए गंगा जी जो विरोध में होंगे इस कानून? बिल्कुल समझाएंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब हम आते हैं तो बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं। हम अपने परिवार से, परिवेश से तरह तरह के पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं, जाति को लेकर, जेंडर को लेकर, समुदायों को लेकर, क्षेत्रों को लेकर। लेकिन इसमें, इस बिल में जो बात कही गई है, सबसे पहले सेंसिटाइजेशन करना है। यानी हम बताएंगे कि कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जब इस सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे और इसके बाद भी कोई किसी के साथ में जाति के आधार पर, या सिर्फ जाति नहीं है उसमें आप देखिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव करता है, तो सिर्फ ये एक दंडात्मक कानून नहीं है, दंडात्मक व्यवस्था नहीं है। पहले इसमें सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने की व्यवस्था है। तो सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया में जो लोग छूट जाते हैं, जो नहीं बनना चाहते, जो अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ उनके लिए दंडात्मक प्रावधान है, सबके लिए नहीं है। पहले सुधरने का मौका है, सबको सुधरना चाहिए। और ये सबका साथ सबका विकास वाली जो समावेशिता की भावना है, मेरे ख्याल से उसी के आलोक में इसको देखना चाहिए। सूरजपाल मुझे हमारे साथ, सूरजपाल जी, सबका साथ सबका विकास कह तो दिया, और हो सकता है प्रोफेसर गंगा साहेब मीना साहब की मजबूरी भी हो क्योंकि सर्विंग प्रोफेसर हैं, तो आप फेवर में ही बोलना है, आप अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, नौकरी भी करनी है। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन सूरजपाल जी यही आरोप भी है छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सबका साथ सबका विकास थोपा जा रहा है भेदभाव के नाम पर। मुझे लगता है कि मीणा साहब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और मीणा साहब भील समाज से संबंध कहीं ना कहीं रखते होंगे, तो महाराणा का और भीलों का तो बहुत प्यार रहा है। हमने तो घास की रोटियां इन लोगों के घर पे बैठ के खाई है साहब। बुरे वक्त में हमारा साथ देने वाले ही लोग थे, हम लोग तो सम्मान देने वाले लोग हैं। आज यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आवश्यकता पड़ गई? आप जातीय भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? देश के शिक्षा मंत्री, HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जवाब दें। क्या ये जो 90 वाला, जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार है श्रीवास्तव साहब, 90 वाली दुर्दशा क्यों उत्पन्न करना चाहते हो भैया? क्या चाहते क्या हो? सामान्य वर्ग के लोग हैं हम, हमें जीने दो, हमारे बच्चों को पढ़ने दो भैया। छात्रों में कहां भेद? 78 साल हो गए, देश की आजादी को 78 साल हो गए।
हमारे देश का राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से आता है मीणा साहब। उस देश के अंदर कैसे जातीय भेदभाव होगा? मेरे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, एक आम परिवार से आता है। जब मेरे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसे समाज से आता है जहां पर जातीय भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, और उस देश के प्रधानमंत्री का विश्व के अंदर सम्मान हो रहा है, और उसी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में बैठा हुआ एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा कानून थोपता है जो आज युवा देश का। तो आपको लगता है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के बस की बात थी कि ये कानून लिया है? धर्मेंद्र प्रधान ने जिस प्रकार से ये कानून थोपा है, इसमें ओबीसी घुसाया गया है। अनुराग भाई, ओबीसी के सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया? आप कह रहे प्रधानमंत्री ने आंख नाक कान मुंह सब बंद कर लिया? मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री के सलाहकारों को कम से कम अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सोचना चाहिए, और खासतौर पर राजनाथ जी को भी सोचना चाहिए। क्यों हम लोगों का, हमारे बच्चों का गला घोट रहे हो भैया? इससे हमें जीने दो ना। क्यों हमारे ऊपर ये जातीय भेदभाव का टप्पा लगा रहे हो? मीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उस बात को आप क्यों नजरअंदाज कर दे रहे हैं जब सरकार के अध्ययन बताते हैं कि 100% से ज्यादा बढ़ गया है भेदभाव। भेदभाव कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जरा बताएं जरा। भेदभाव कोई काल्पनिक चीज नहीं है। पहले हमको सामाजिक, कमेटी का अध्यक्ष इस कमेटी का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है, जिसके रिकमेंडेशन के ऊपर एक कानून लागू किया गया। वो दिग्विजय सिंह अभी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इशारे पर चल रही है। मतलब भारतीय जनता, बहुत दिलचस्प आपका निष्कर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इशारे पर चल रही है। मैं कह रहा हूं आपसे, अरे जिन लोगों ने कानून थोपा है, पहले हमको सामाजिक भेदभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार है जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर। रागी साहब थे, सुनिएगा सर, मीणा साहब, रागी साहब थे। रागी साहब ने एक बात कही, कल मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, 30 साल में उन्होंने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भेदभाव की घटना नहीं सुनी। इसका मतलब नहीं होता ना। आप 178 शिकायतें आई, 178 शिकायतें आई, 378 हो गई, 378 के ऊपर 2023 की शिकायतों पर आपने कानून हमारे बच्चों का गला घोटोगे। आप ये तो गलती कर रहे हैं। अजीब बात कर रहे हैं आप। बातें को छोड़, एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, जेएनयू के अंदर, बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आपसी प्यार बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? तो नवीन जी, आपको क्या लगता है आपसी प्यार बढ़ेगा घटेगा? एक मिनट नवीन जी पहले आप अपना वक्तव्य रखिए। सवाल पूछने के लिए यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है? आप नवीन जी अपना वक्तव्य रखिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये जो बना है नियम, ये संविधान के पक्ष में नहीं है, उसके विरोध में है। दूसरी बात ये कि जो लोग संविधान की किताब लेकर के सब जगह अपनी जेब में रख करके दिखाते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, ये कानून उन्होंने नहीं बनाया। उस कानून, उस कमेटी का चेयरमैन जो दिग्विजय सिंह, संगीता, प्रोफेसर संगीता, जितने भी लोग उसके अंदर थे, लेकिन उसके चेयरमैन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति ने, दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार की रिकमेंडेशन करी वो गलत करी। और ये सत्य है कि हर कोई कानून, हर सब रिकमेंडेशन दिग्विजय सिंह ने करी ये गलत है, और उनकी रिकमेंडेशन मान ली गई ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिकमेंडेशन मांगी। नहीं, एक पॉइंट पर आइए सर। रिकमेंडेशन दिग्विजय सिंह ने की, आप उसे गलत बता रहे हैं। मैं पूरी बात, उनकी रिकमेंडेशन को कानून बना दिया गया, ये ज्यादा गलत बात हो सकती है। उसके बाद आप बात बताइएगा ये गलत है सही है। अब मुझे ये बताइए कि जो नौकरियों तक तो ठीक था, कैंपस में जातिगत विमनस लाने की आवश्यकता क्या है? और देश के अंदर छात्र में छात्राओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या फिर दहेज उत्पीड़न, दोनों का हमारे देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। और मैं 100% इस बात को ले मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये बात जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में आएगी तो बदलाव भी होगा, और इसके अंदर कोई कमेटी मतलब उनके संज्ञान के बिना कानून बन गया। लेकिन हाँ, बन सकता है, मैं बड़ी बात नहीं, मैं लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ क्यों बनते हैं देश के अंदर, क्योंकि ये कोई कानून वो कानून नहीं है जो देश के अंदर जा रहा है। यूजीसी प्रधानमंत्री शिक्षा को लेकर कितने सजग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, उसने दे दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आज इस विषय में एक बात क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि उन्होंने पहले जहर घोला और धीरे से जहर की गोली आगे सटका दी, और उसके बाद कहते हैं भुगता रहे सरकार। इससे विरोध बढ़ेगा, पक्ष में नहीं जाएगा। देश के अंदर छात्रों के बीच में इस प्रकार की बात नहीं लानी चाहिए। सीनियर एडवोकेट हैं डीके दुबे साहब, कानून का दुरुपयोग होने की संभावना, आशंका मैं कहना चाहूंगा, आशंका ज्यादा जाहिर की जा रही है। आपको लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा? हालांकि ये कहा गया कि जब अब तक कोई भेदभाव नहीं था, तो फिर अब भेदभाव क्यों किया गया, भेदभाव मिटाने के नाम पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून नहीं है। ये मान लीजिए ये एक नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, और विज्ञापन के सचिव ने इसका नोटिफिकेशन किया। किसी मिनिस्ट्री की तरफ से मैंने नहीं देखा कि उसमें कुछ लिखा हो कि किसी मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ हो। गजट नोटिफिकेशन नहीं है, गजट नोटिफिकेशन है।
गजट नोटिफिकेशन, लेकिन कोई मिनिस्ट्री का नाम नहीं, विज्ञापन सचिव कर रहा है जो विज्ञापन देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें इतनी खामियां हैं, ऐसा लगता है कि जिसने इसको ड्राफ्ट किया है वो कानून जानता ही नहीं था। उसने क्लॉज लिखता, अब उसके इलस्ट्रेशन देखिए, वो ये कहते हैं कि 7 दिन के अंदर ये होगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो वो कमेटी पुलिस को रिकमेंड करेगी। ठीक है भाई, पुलिस के पास चला जाएगा मामला। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर ग्रीवांस होती है तो अपील होगी, अपील में ओम्बेड्समैन के पास जाएगी। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 7 दिन के अंदर पुलिस के पास भेज देंगे तो ओम्बेड्समैन क्या करेगा? और क्यों ओम्बेड्समैन बना हुआ है वहां पर? क्यों ओम्बेड्समैन बनाकर रखा है यूजीसी ने? किस खुशी में बनाकर रखा? दूसरी बात, जब भी कानून बनाते हैं तो उनमें पंचुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उनका। आप इसमें देखेंगे तो ऐसा लगता है पंचुएशन का इस्तेमाल ही नहीं किया किसी ने। ऐसा लगा कि उसके दिमाग में आई और उसने लिख दिया, बस लिखना शुरू कर दिया और वो कंफ्यूजन में डाल दिया। इंटरप्रिटेशन जब करना शुरू करेंगे इसका, तो इंटेंशन बनाने वाले का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हर आदमी अपने हिसाब से कोमा, अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेगा और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। अब देखिए इसमें एक बात ऐड कर दूं, आप वाली बात, इसमें शिकायतकर्ता अगर फर्जी पाया जाता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है अनुराग भाई। नहीं, देखिए ठीक है, लेकिन क्या अगर मान लीजिए शिकायतकर्ता कर रहा है और वो फर्जी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो तय करना पड़ेगा ना। दूसरा ये कि अगर आप ऐसे SC ST के कानून में लागू कर देंगे उसको, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, SC ST के कानून में लागू कर देंगे तो उसका पुराना इतिहास भी देख लीजिए, याद रहेगा आपको। जैसे विवाह में दहेज वाले को लेके 458 था, ये SC ST का कानून था, उसमें आप जगह ही नहीं बनेंगे। दूसरा, अम्बुड्समैन तो पहले होता है, पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी पुलिस होगी। पुलिस पहले लिख दी कि अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं होता तो पुलिस के पास भेज सकता है, पुलिस के पास भेज देगा तो ओम्बेड्समैन क्या करेगा? और ओम्बेड्समैन, मजे की बात ये कि ओम्बेड्समैन जो बैठता है वो न्यूट्रल व्यक्ति बैठता है। अगर ओम्बेड्समैन को लगता है कि भेदभाव हुआ तो वो रिकमेंड करे, वो न्यूट्रल व्यक्ति होगा, वो यूनिवर्सिटी का व्यक्ति नहीं होगा, वो कॉलेज का व्यक्ति नहीं होगा, तो उसकी बात नहीं कहेगी। दूसरी बात, इसमें जब आप कमेटी बना रहे हो तो कमेटी बनाते समय सदैव लिखा जाता है कमेटी इनकी होगी, इंक्लूडिंग इसमें ये व्यक्ति होंगे। लेकिन जब आपने उसमें लिखा कि ये व्यक्ति होंगे, ये लिखा ही नहीं कि बाकी भी होंगे, सामान्य वर्ग नहीं होगा, तो उसके ठीक है, रुक जाइए। मैं प्रोफेसर प्रवेश चौधरी को भी लाना चाहूंगा डिबेट में। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, फिर क्या जरूरत थी इस अधकचरे रिफॉर्म को लाने की? मतलब इतनी क्या जल्दबाजी थी दिग्विजय सिंह के रिकमेंडेशंस को मानने की कि बवाल हो गया, सड़कों पर स्टूडेंट्स उतर आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई समझा नहीं पा रहा कि आखिर इसमें लिखा क्या है, इसके मायने क्या हैं? मुस्कान जी, मैं DK दुबे जी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको, बाकी ने पढ़ा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दुबे जी ने थोड़ा सा इसको देखा है। नहीं सर, हमने पूरा पहले तो इसको पढ़ने की जरूरत है। ये भ्रम की जो राजनीति पैदा करी गई है ना, वो भ्रम की राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो 15 दिन के भीतर उसे खारिज कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो कमेटी है। अब उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे ये भी उसके अंदर बताया गया। उस कमेटी के मेंबर जो होंगे उसके अंदर उसमें 8 सदस्य होंगे, जिसमें 3 सदस्य जो है आरक्षित वर्ग से होंगे, बाकी सब EWS, दिव्यांग, महिला, NGO। अच्छा, बात पूरी कर अम्मू जी, वो बात पूरी कर। अरे सुन तो लो मेरे भैया, ओ भाई अम्मू जी सुन तो लो, अरे सुन तो लो। आपको आप बताओ उनकी जाति क्या होगी? पढ़ो लिखो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं, दिक्कत है, शोर मचाते हो, पढ़ते। सूरजपाल जी, बात पूरी हो जाए। कल से सुन रहे हैं आपका सवाल चला गया, आपका सवाल गया उनके पास। ठीक है, चुप करो यार, हमको बताओ। अच्छा प्रवेश, क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति उसके अंदर होगा? नहीं होगा। अरे 3 सामान्य वर्ग का व्यक्ति। सूरजपाल जी, बहुत गंभीर विषय है, प्रवेश जी को सुन लेते हैं, फिर आपत्ति के लिए समय दूंगा। सूरजपाल जी, आपत्ति के लिए समय दूंगा आपको। कल से सुन रहे हैं आपको। ठीक है, आपत्ति के लिए समय दूंगा। गलत मत बताइएगा, समय दूंगा। प्रवेश जी बोलिए। सुन लीजिए 3 लोग आरक्षित वर्ग से होंगे, बाकी दिव्यांग भी होंगे, महिला भी होगी, 2 NGO के सदस्य होंगे यानी सिविल सोसाइटी के, और 2 बच्चे होंगे, और उसका जो अध्यक्ष होगा। अब 8-9 लोगों की कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे। आपका भी सवाल चला गया, दे देंगे जवाब। नहीं, ठीक है, सुन लीजिए, 3 लोग होंगे। दूसरी चीज,
ये जो बनाई है समिति, ये कोई किसी को दंड नहीं दे सकती। दंड देने का, अगर दंड देने लायक कर सकती है, बोल रही है, ये स्पष्ट इसके अंदर दिया हुआ है। अरे भाई साहब ने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्ट करने का है, छात्र को बाहर निकालने का है, छात्र की सपोर्ट कैंसिल करने का है, क्या बात कर रहे हैं? मेंबर हैं आप लोग। मैं आता हूं, मीणा जी सुन लीजिए, जो अच्छा आप सुनिए, आप लोगों ने आपत्ति अपनी दर्ज करा दी, अब उनको बोलने दें। अरे इनको पता ही पढ़ा ही नहीं है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। पहले पढ़ो फिर लिखो फिर जानो। नहीं, अरे बात तो सुनिए, गलत बात तो सुनिए। पढ़ो इसको। अरे भैया, कौन सी जाति के होंगे नहीं चाहते? क्या उसके अंदर सामान्य वर्ग का व्यक्ति होगा? क्या जो झूठी शिकायत पाई गई उसके खिलाफ बिल्कुल होगा, शिकायतकर्ता के खिलाफ बिल्कुल होगा, होगी क्या? बिल्कुल होगा, शिकायतकर्ता के खिलाफ बिल्कुल होगा। प्रावधान है इसमें? नहीं है, बताएं। अरे लोकपाल पे जाएगा ना विषय। अरे लोकपाल पे जाएगा, इससे पहले पुलिस के पास जाएगा। आप मेरे बच्चे का भविष्य खराब करोगे, आप मेरे बच्चे का भविष्य खराब करोगे। इस समिति के पास लीगल राइट नहीं है। ठीक है, मीणा जी बुलाऊंगा। जुडिशियल राइट नहीं है। सतीश प्रकाश हमारे साथ है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, ये इतना असमंजस जो इस रिफॉर्म को लेकर के है, अच्छा ठीक है, सतीश प्रकाश जी, उसे दूर कर सकते हैं क्या? यहाँ पर इतने गणमान्य लोग बैठे हैं और सभी पढ़े लिखे हैं, बावजूद उसके किसी को क्लैरिटी नहीं है। ब्राह्मणवाद सतीश जी देखिए मुस्कान, मैं दूर हूं सर। हाँ देखिए मुस्कान जी, मुझे 5 मिनट में अपनी बात करनी है। जब भी सामाजिक वर्जनाएं टूटती हैं तो कहीं ना कहीं उनका विरोध होता है। सती प्रथा का भी विरोध हुआ था। कल जब सती प्रथा को खत्म किया जा रहा था, तब लोग थे जो चाहते थे कि सती प्रथा कहीं ना कहीं जिंदा रहे। तो वर्जनाएं टूटेंगी, विरोध का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सवाल पूछना, सामाजिक वर्जना कौन सी थी सर, जैसे तोड़ा गया है? मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी सामाजिक वर्जना थी? सतीश जी, कौन सी सामाजिक वर्जना थी? हमारी बहन मायावती ने तिलक तराजू और तलवार ये नारा दिया था। अच्छा ठीक है, ये हमारे को बताइए, मुझे बोलने दीजिए, बाकियों को भी बोलने दीजिए। तिलक तराजू तलवार को जूतों मारोगे आप? ठीक है, मैं जानता हूँ आप करणी सेना से हैं। नहीं ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप बोलने दीजिए। हम बोले भी ना। ठीक है, नहीं सतीश जी को बोलने दीजिए। सतीश भाई गलत मत बोलो, सतीश भाई बहुत सम्मान करते हैं आपका, गलत मत बोलो। लेकिन सुनिए, देखिए भारत में सबसे ज्यादा अगर विदेशों में शिक्षा लेते हैं तो वो अमेरिका है। अब सुनिए ध्यान से, और भारत में कौन सी जाति कर कौन लोग जाते होंगे उनका सुनिए। अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 है, जो शिक्षण संस्थानों में नस्लीय भेद, लिंग भेद, अरे सतीश जी, अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, यहाँ अमेरिका का संविधान थोड़ी चलता है सर। अनुराग भाई एक दो लाइन मैं ला रहा हूँ, अनुराग जी, मैं आ रहा हूँ, मीणा जी। कि अगर कोई शिकायत होगी तो वो झूठी होगी, इसलिए आप भेदभाव करेंगे ही करेंगे। यही आपकी व्यवस्था है और इस व्यवस्था का लोग विरोध करेंगे। ठीक है सतीश जी, आपकी आवाज साफ नहीं है। ठीक है सतीश जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं इसे दूर करता हूं। तब तक अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, एडवोकेट अश्विनी दुबे, मैं आपका भी वक्तव्य इसमें जानना चाहूंगा। हालांकि इतनी देर की डिबेट में अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये जो रिफॉर्म है यूजीसी का, ये हित में है या अहित है छात्रों का। नहीं, इसको रिफॉर्म कैसे कह सकते हैं? एक अनबायस्ड, जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट हो, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्टूडेंट्स को उनके लिए उनके द्वारा उनको सपोर्ट करने के लिए कानून बनाया गया। यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा प्लेस है जहां पर यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, जहां स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता। और रही बात इसमें रूल 3 सब क्लॉज सी है, जो यूजीसी एक्ट का, जो अब ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट करके कानून बन चुका है। उसके मुताबिक आपने एक ऐसी कमेटी बना भी देंगे, एम्ब्यूट्समैन को जो भेज भी देंगे, एम्ब्यूट्समैन के रिपोर्ट के अलावा भी उसके पास कोर्ट जाने का राइट मिलता है। नंबर 2, अगर झूठी कंप्लेंट पाई जाती है, उसके बाद अगर आप एक्शन लेंगे तो उसमें फिर लंबा ट्रायल चलेगा 20 साल का, फिर अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। नंबर 3, अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट रजिस्टर हो जाते हैं, राइटली और रॉन्गली, उसको भले आप गिल्टी नहीं मानेंगे, एक्यूज मानेंगे, लेकिन उसको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी सरकारी। नंबर 4, यूनिवर्सिटी एक ऐसा
प्लेस है जहां पर आप यूनिफॉर्मिटी की, यूनिटी की बात करते हैं, वहां आप डिस्टिंग्विश कर देंगे कि स्क्वाड बना देंगे स्टूडेंट्स की निगरानी करने के लिए। और नंबर 5 सबसे बड़ी एसटी कमीशन बना देश में, एसटी कमीशन बना देश में, एक भी ऐसी कंप्लेंट आपको मिली कि जहां पर यह कहा हो कि एसटी कमीशन ने फला कंप्लेंट को झूठा पाया? एससी कमीशन बना जहां एससी कमीशन ने कहा फला कंप्लेंट फला झूठा पाया। अरे महिला आयोग की तरह से नहीं, अरे वो बोल रहे हैं, अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी नहीं हुई। बोलने दीजिए उन्हें, बोलिए अश्विनी जी, बोलिए। बीच में बोल रहे हैं मैं, क्योंकि देखिए राइट टू स्पीक हमारा फंडामेंटल राइट है, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी ले जाना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हो तो छीन लीजिए। बच्चों को तो आप ऑलरेडी इस तरह से पंगु बना देंगे, यूनिवर्सिटी में जाने से डरेंगे। तो अब मैं ये बात, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कास्ट के नाम पर। अरे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे उनको बोलने? अरे भाई वो रेगुलर गेस्ट है, आप जो एक मिनट का अनुराग जुड़ जाएगा भाई। मैं आपके पास रुक गया हूं। प्रवेश चौधरी ठीक है, एक मिनट मैं आता हूं। प्रवेश चौधरी, अश्विनी दुबे जी की बात से साफ तौर पर देखिए, वो तो इसे रिफॉर्म भी नहीं मान रहे। आपको नहीं लगता कि ये जो बिल आया है इससे शिक्षा योग्यता से ज्यादा नीति के अधीन हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है अनुराग जी, ऑलरेडी है यूनिवर्सिटीज में, इसमें समान हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से थी। यही तो कह रहे हैं, जब पहले से था तो इसको लाने की जरूरत क्या थी? सब पहले से था, ठीक है, लेकिन उसको और, अरे सुन तो यार, सुनना नहीं चाहते, उसको और मजबूत करने का काम जो है वो हुआ यूजीसी के द्वारा। और क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। आप दोनों लोगों के बीच में 18% चीजें बढ़ी है। अब क्या मुझे जब आपसे पूछ रहे हैं कि रिफॉर्म के अंदर जो कमियां बता रहे हैं, अगर ये है पहली बात, मीना जी बार-बार कहता हूं अंदर सुधार की आवश्यकता है, इसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए और इसके नई कमेटी बनने के बाद इसको दोबारा से सभी वर्गों के लोगों को जोड़ करके इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। देखिए प्रवेश जी का रिएक्शन आ जाए। इसमें शामिल है, सभी वर्ग इसमें शामिल हैं। वो आपके पास जो कागज है उसी में है, बाकी तो दिखा देना, संबंधित लोग दिक्कत क्यों करें? अरे ये कागज कागज है इसमें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए, इसके अंदर है। आप व्हाट्सएप की जगह दूसरा पेपर निकाल के लेके आए, सब जैसे क्लैरिटी दूसरे समाज के लोगों के बारे में है वैसी क्लैरिटी बाकी अन्य वर्गों के बारे में भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है सरकार संज्ञान लेगी और इसके अंदर एक नई कमेटी मेरा प्रोफेसर साहब सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल अकू जी का, फिर कोमल मन के उस बच्चे को जो 16 साल का है, 17 साल का है, 18 साल का है, जो अभी बंदी दीवार से खुले में जा रहा है, उस पे अगर आप इस तरीके के आरोप लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? पहले पुलिस के यहाँ अगर रिपोर्ट चली गई तो उसके बाद तो उसका जीवन खत्म। आप ओम्बड्समैन आते रहेंगे, ओम्बड्समैन उसको खत्म बरी कर देंगे 2 साल बाद, तो उसके बाद क्या उसका पढ़ाई का जज्बा कायम रह पाएगा? कुछ तो सोचा समझा। प्रवेश जी जवाब दीजिए। क्या प्रचार है? क्या कह रहे हैं? मिथ्या प्रचार है अनुराग जी, ये मिथ्या प्रचार है, लेकिन ये मिथ्या प्रचार है। नहीं, इस मिथ्या प्रचार को ये कह रहे मिथ्या प्रचार है। दुरुपयोग की आशंका के, सुन लीजिए, दुरुपयोग की आशंका से न्याय से वंचित करना ठीक नहीं है। अगर दुरुपयोग पढ़ के सुना रहे हैं तो कोई कानून ही नहीं बनेगा, कोई कानून ही नहीं बनेगा किसका दुरुपयोग हो जाएगा। अरे पहले उसको देखो तो, मीना जी आ रहा हूं, उसको समझो तो। प्रवेश चौधरी सुन लो गौर से, और पूरा देश सुन ले। सामान्य वर्ग कहो, स्वर्ण समाज कहो, या एक आम आदमी कहो, सड़कों पर आ चुका है। कोई स्वर्ण समाज कहीं और से नहीं पैदा हुए, ऐसा बीज बोया है। वो स्वर्ण समाज, शिक्षा मंत्री से कह रहा हूं, समाज कहीं और से नहीं पैदा हुआ, जो भी है से सब पैदा हुआ, वैसे पैदा हुआ। फालतू बात कर रहा है, इसको वापस ले लो, नहीं तो चार हाथ से क्या, चार आंखें हो गई, अपना काम करेगी, समान धमकी नहीं। अरे आप मत कीजिए, छात्रों को भड़काइए, उन्माद नहीं। क्या फालतू की बात, किस खेत की बोली, क्या फालतू की बात? अरे ये भाषा, किस खेत की बोली? नहीं, ये भाषा नहीं। प्रोफेसर साहब है वो, आप कैसे गलत बात है। हमारे बच्चों को जेल भेजोगे, हमारे बच्चों को जेल भेजोगे। अगर हिंदू हो तो क्या करते हो, सब कुछ दुनिया जानती है, सबको साथ लेके चलो। अरे जाइएगा, अगर हिंदू हो तो ये नियम लागू नहीं होगा, अगर हिंदू हो तो नियम लागू नहीं होगा, होने देंगे।
ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है मीना जी को लाता हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं मीना जी जाइएगा। अच्छा ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है। और इस मंच से ये भी कहा गया कि अगर मोदी जी को पता चल गया इसके बारे में तो वो जरूर या तो इसे वापस ले लेंगे या फिर इसमें अमेंडमेंट्स करवाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी खामियां हैं जो नजर नहीं आ रही, या कोई खामी नहीं है और खामियां देखने वालों को सिर्फ खामियां दिख रही? मतलब इतने गणमान्य लोग एक साथ, अगर एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, करनी सेना से हैं, यहां वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहां पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, अगर सबको इसमें खामियां नजर आ रही हैं तो अगर एक प्रोफेसर के नाते आपको नजर नहीं आ रही तो मैं आपकी इसे मजबूरी ना कहूं तो क्या कहूं? नौकरी करनी है भैया उनको। देखिए समझने की कोशिश करिए। किसी भी चीज को देखने का एक बिंदु होता है, कहां से आप देखना चाहते हैं। आपका दृष्टि बिंदु अगर गलत है तो आप गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नहीं, समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जो कुछ बिल लाया गया है ये हवा में नहीं लाया गया। मैंने कहा कि बहुत सारी शिकायतें, अभी तक कोई एक प्रॉपर सुन तो लीजिए अरे भाई साहब, अरे सुन तो लीजिए, एक एक करके बोलेंगे सब समझ जाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अमू जी नहीं समझ में नहीं आ रहा। सुनना भी नहीं चाहते। एक एक करके बोलिए ना, अपनी बात एक एक करके बोलिए। मैं अपनी बात, मीना जी को बात पूरी करने दीजिए भाई। इस मसले पर कम से कम आप तो कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। इस मसले पर कम से कम आप लोग तो कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। इस देश में बड़ी छोटी सी ये जो कमेटी बनी, सुन लीजिए, के बाद बनी, इस देश में जांच हुई, इस देश में जातिगत आधार पर भेदभाव की वजह से इस देश में मीना जी को तो बोलने दीजिए भाई। इस देश में ये क्या बात है? उसका अगर पक्ष में यहाँ स्टूडियो में एक आदमी है तो क्या सब मिलकर उसे घेर लेंगे? नहीं, गलत बात। बोलने दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मीना जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। इस देश में ये सच्चाई है कि बहुत सारे संस्थानों में जातिगत भेदभाव की वजह से बच्चों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है और ये कोई भेदभाव को स्वीकार नहीं करे। ये सच्चाई है, सच्चाई है। ये अध्ययन के आधार पर आप अपनी जातिवाद, अगर कोई बेगुनाह आत्महत्या कर लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मीना जी, मीना जी, आप इस रिफॉर्म के आने के बाद, नवीन जिंदल जी रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए। अगर इस रिफॉर्म के आने के बाद कोई बेगुनाह छात्र आत्महत्या कर लेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप पहले से ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं। आशंका व्यक्त कर रहा हूँ। आशंका, संभावना और आशंका में बहुत फर्क है। आप समानता नहीं, आशंका व्यक्त कर रहा हूँ। आप समानता के साथ है, असमानता के साथ। ये समानता, मैं समानता के साथ हूँ, मैं समानता के साथ हूँ। आप इसको पढ़िए, ये इसमें कहाँ लिखा है कि सारे SC ST OBC के होंगे? इसमें देखिए नागरिक समाज, भैया मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे डीके दुबे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कानूनी पेचीदगियां भी समझते हैं। नागरिक समाज के पढ़ो, देखो पढ़ो। डीके दुबे साहब जरा बताइए, ये तो पढ़कर आए हैं खुद प्रवेश जी ने माना कि यहाँ सिर्फ डीके दुबे ही पढ़कर आए हैं इस बिल को। तो डीके दुबे जी जो इसमें विसंगतियां निकाल रहे हैं तो कम से कम आपको उसे विचारणीय तो मानना चाहिए मीना जी। डीके दुबे देखिए ना, इसमें नागरिक समाज के 2 लोग हैं। हाँ। ये नागरिक समाज के 2 लोग क्या SC ST के होंगे? चुनेगा कौन? यूनिवर्सिटी कॉलेज चुनेगा, वाइस चांसलर चुनेंगे, वो अध्यक्ष होंगे इसके। नवीन जी बता रहे हैं आबादी अगर 30% 40% लेके बैठी उसकी कोई चिंता नहीं है। और रिजर्वेशन के बारे में बिल लिया, ये जातिगत भेदभाव के बारे में है। एक बात और जोड़िए, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी शामिल है। ध्यान दीजिए EWS कैटेगरी है। EWS कैटेगरी वो SC ST नहीं है। EWS नहीं है, इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। कहीं नहीं लिखा EWS, कहीं नहीं लिखा है। गलत मत बोलिए। कौन सा क्लॉज है बताइए? आइए दिखाता हूँ, क्लॉज बताइए। मैं मेरे पास अगर EWS इसमें तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। शामिल है इसमें, गलत बात मत बोलिए। देखिए गलत मत बोलिए, इसमें EWS नहीं लिखा है। लिखा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग स्पष्ट तौर पर लिखा है। कहाँ भैया? इसमें स्पष्ट तौर पर जहां से शुरू किया गया है वो मुझे बता दो। अभी बता देता हूं, समझ जाएंगे। अभी बता देता हूं। दूसरी बात ये आती है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं, किस आधार पर? इस आधार पर कि किसी ने आत्महत्या कर ली। आपने नीट में -40 का एडमिशन ले लिया, 50 लाख रुपया घर बेच के जमा करेगा आके, और फिर वो सेमेस्टर में जब पास नहीं हो पाएगा तो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा?
आप बताइए, उसके घर का प्रेशर, घर खेत बेचकर आया था और -40 पर आप एडमिशन ले रहे हो और कह रहे हो कि नहीं साहब वो तो पिछड़ा है, इसलिए हम -40। और साथ के स्टूडेंट जो ऊंची जातियों के विद्यार्थी उसको पीटते हैं, टीचर उसको नंबर नहीं देते। जाति नहीं, हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रेशर क्या है, ये बताओ। ऐसी बहुत जरूरत तो थी, लेकिन इसको समझाने वाला कोई नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट है, एम्स में आत्महत्या होती है, किस लिए होती है? ठीक है, किस लिए होती है? उसके कारण पता लगा। ओबीसी था और बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार कह रही है कि भेदभाव 100% से अधिक बढ़ गया है। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, ओबीसी था, बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत सारी ये भारत की उच्च शिक्षा को 21वीं सदी में ले जाने का एक रिफॉर्म। अमीना जी सुनिए, ये बिल जो है इसको दावा किया गया है कि ये उच्च शिक्षा को 21वीं सदी में ले जाएगा। अब मेरा ये मानना है कि ये 21वीं सदी में ले जाएगा उच्च शिक्षा को, या विश्वविद्यालयों को सत्ता के सिलेबस में बांध देगा। यहाँ इस रिफॉर्म की ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी, और इस बिल को छात्रों को ढंग से समझाया जाए। ये बहुत गलत प्रैक्टिस देखी गई कि इस बिल को लेकर के इस कदर कन्फ्यूजन है, इस कदर असमंजस है कि छात्र छात्राएं जो सड़कों पर हैं उनको क्या दोष दिया जाए, जब इसके ज्ञाता, इसके जानकार, इसे पढ़कर आने वालों के बीच में इतना असमंजस है कि वो ही एक दूसरे को न समझ पा रहे हैं, न समझा पा रहे हैं। तो इस रिफॉर्म को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब शायद जाकर के इसकी गुत्थियाँ कुछ सुलझ पाएंगी। इस उम्मीद के साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। जो व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ FIR करेगा या कार्रवाई करेगा, झूठी भी करेगा, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा और एक निर्दोष बच्चे का पूरा भविष्य दांव पे लग जाएगा। तो बच्चा तो जेल चला जाएगा ना, आप तो पहले ही उसकी गिरफ्तारी करवा देंगे, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो बहुत गलत है। और अगर अभी तो हमने शांतिपूर्ण ढंग से आज ज्ञापन दिया है DM सर को। UGC लाके ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, हमारे जो भी स्वर्ण जाति में आते हैं वैश्य, सबके मुंह पर सरकार ने एक तमाचा मारा है, करारा तमाचा। छात्रों के सम्मान में डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। भेदभाव हटाने के लिए अब ऐसे गाइडलाइंस हैं जो और ध्रुवीकरण और भेदभाव वो भी कैंपसेस में बनाएं। यानी आप स्टूडेंट्स लाइफ में फिर से वो कम्युनिटीज और कास्ट का जहर खोल रहे हैं। देश में सवर्णों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है और छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जब इस तरह के कानून आप लेकर के आओगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जब चुनाव आता है तो ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और अब ये जब 3 बार ये जीत गए तो अब ये भेदभाव क्यों? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा।